Hello friends, I am Pradeep Kumar and very warm welcome to you in Mathwala, my anytime classroom channel. So subscribe, share and like for new updates. This is the second class of relative pronoun, and those students can't watch my first class of relative pronoun, go to description box and click the link of first relative pronoun class 1 to understand my second class. So let's start this class. This is the first question on the screen. We like the movie which we watched it yesterday. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने विच लिखा हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन. ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो थिंग के लिए यूज़ किया जाता है. अब जैसे हमने इसका एंटीसीडेंट लिखा हुआ है मूवी. एंटीसीडेंट क्या होता है? जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले नाउन प्रोनाउन लिखा जाता है उसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं. तो यहाँ पे हमने रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट लिखा हुआ है मूवी, और मूवी जो होता है वो पर्सन होता है या थिंक होता है बच्चों? क्या होता है? थिंक होता है. तो कुल मिला के जो हमारा विच है वो तो सही है. अब अगर मान लो पर्सन होता फिर तो हम विच की जगह पे हु या होम का यूज़ करते, लेकिन अब तो क्या है? थिंक है, और थिंक के लिए हमें पता है विच का यूज़ किया जाता है. तो यहाँ पे विच तो हमारा सही है. दूसरी बात हमने विच के बारे में पढ़ी थी फर्स्ट क्लास में कि विच जो है वो सब्जेक्ट का काम भी करता है और विच जो है वो ऑब्जेक्ट का काम भी करता है. तो अब जैसे कि हु जो है वो सिर्फ सब्जेक्ट होता है, हुम जो है वो सिर्फ क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है. तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचने वाली बात ये है कि अगर मान लो हु यूज़ कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो वो जो हु है वो गलत हो जाएगा. वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? हुम का यूज़ करेंगे. अब मान लो इसी तरीके से हमने हुम लिखा हुआ है लेकिन सेंटेंस में रिक्वायरमेंट सब्जेक्ट की है, तो हुम हमारा गलत हो जाएगा. तो हम वहाँ पे क्या कर देंगे? हु कर देंगे. तो फिर हमने इसके लिए क्या किया था? एक ट्रिक हमने पढ़ा था कि जितने भी वर्ब हैं और जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको इक्वल कर लें. अगर वो इक्वल नहीं है तो फिर वो रिलेटिव प्रोनाउन आप लोगों का गलत हो जाएगा. लेकिन विच में ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है. क्यों ज़रूरत नहीं है बच्चों? क्योंकि ये सब्जेक्ट भी होता है और ये ऑब्जेक्ट भी होता है. अगर मान लो हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत है तो हम विच को क्या मान लेंगे? सब्जेक्ट मान लेंगे. हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है तो हम विच को क्या मान लेंगे? ऑब्जेक्ट मान लेंगे. तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट और वर्ब को ना काउंट करोगे तब भी काम चल जाएगा. लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ. जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे लाइक ये V1 है और वॉच्ड जो है ये हमारी V2 है. V हमने लिखा हुआ है S1 और सेकंड हमने विच के बाद में V लिखा हुआ है S2. तो कुल मिला के हमारी जो सब्जेक्ट हैं वो कितने हैं बच्चों? 2. और हमारी जो वर्ब है वो कितनी है बच्चों? 2 हैं. तो हमारे जो सब्जेक्ट और वर्ब जो हैं वो इक्वल हैं. तो अगर ये इक्वल हैं तो इसका मतलब हमारा जो ये विच है ये किसका काम करेगा? अब ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, क्योंकि वॉच वर्ब के साथ में हमने वी लिखा हुआ है. और अगर ये वी लिखा हुआ तो ये आपका किसका काम करेगा? विच जो है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, क्योंकि सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है ही नहीं. ठीक है. लेकिन आप ध्यान से देखो, अगर ये वॉच वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा विच, लेकिन हमने तो वॉच वर्ब के बाद में इट भी लिखा हुआ है. और इट किसके लिए यूज़ हुआ? इट का जो मीनिंग है वो क्या है? वी वॉच्ड व्हाट वी वॉच्ड. हमने क्या देखा? मूवी. तो इट का जो मीनिंग है वो क्या है बच्चों? मूवी. और विच जो है इसका भी इनडायरेक्टली मीनिंग क्या होगा? मूवी होगा, क्योंकि इसका जो एंटीसीडेंट है वो मूवी है ना. तो इसका जो मीनिंग होगा विच का वो भी मूवी होगा. तो हमने जब रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया वॉच वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में, तो फिर वहाँ पे वॉच वर्ब का कोई दूसरा पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्ट मत लिखो, क्योंकि फिर वो गलत हो जाएगा. तो यहाँ पे इट जो है वो गलत हो जाएगा. तो कभी भी ध्यान रखना इसको, कभी भी किसी वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर रिलेटिव प्रोनाउन है तो उसी वर्ब का हम कोई पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे. अगर मान लो कोई वर्ब हमने लिखी, उसका जो सब्जेक्ट है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, तो फिर हम कोई पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखेंगे. ऐसे ही मान लो हमने कोई वर्ब लिखी और
उस वर्ब का जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो उस वर्ब के साथ में हम कोई पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। जो हमारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं वो कौन से होते हैं बच्चों, एक बार स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई भी पड़ रहे होंगे। फर्स्ट अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं और इन्हीं के अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं तो फर्स्ट जो सब्जेक्ट होते हैं वो जो आप लोगों के पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं वो होते हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। और जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो कौन से होते हैं बच्चों, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। तो अगर मान लो हम किसी वर्ब के लिए कोई रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं और वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है रिलेटिव प्रोनाउन, तो हम आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे का यूज़ नहीं करेंगे। और किसी वर्ब के लिए अगर हम कोई रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं और वो अगर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, कौन, रिलेटिव प्रोनाउन, तो फिर हम मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम का यूज़ नहीं करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन देखना, ही डिडंट बिलीव द न्यूज़ विच इट वॉज पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। अब जो हमने रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया वो विच है और जो न्यूज़ इसका एंटीसीडेंट है इसके लिए यूज़ किया गया। और ये जो विच हमने यूज़ किया है ये वॉज पब्लिश्ड वर्ब का सब्जेक्ट भी है। अच्छा, इसके साथ में हमने क्या किया बच्चों, इट का यूज़ भी कर रखा है और ये भी न्यूज़ के लिए यूज़ हुआ। इट का जो इनडायरेक्टली मीनिंग है वो भी न्यूज़ है और सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब हमने क्या पढ़ा, जब भी हम कोई रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे और वो रिलेटिव प्रोनाउन किसी वर्ब का अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में कोई पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखेंगे। अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो फिर उसके साथ में हम कोई पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखेंगे। अब हमने विच जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया और ये वॉज पब्लिश्ड वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट है। और अगर ये सब्जेक्ट है तो फिर हम इट का यूज़ नहीं करेंगे, तो यहाँ से इट को रिमूव कर दें। थर्ड क्वेश्चन देखना, द प्रिंसिपल पनिश्ड द बॉयज़ whom he had seen them shout in the class। अब ये जो क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है इसमें हमने whom रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया। अब ये जो whom रिलेटिव प्रोनाउन है इसका जो एंटीसीडेंट है वो कौन है, बॉयज़। तो ये बॉयज़ के लिए यूज़ किया गया है तो इसका इनडायरेक्टली मीनिंग क्या हो जाएगा, whom का बॉयज़ हो जाएगा। अच्छा, और ये जो बॉयज़ होगा मतलब इनडायरेक्टली मीनिंग whom का, तो बच्चों ये जो whom है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। किसका ऑब्जेक्ट है, हैड सीन वर्ब का, क्योंकि इसको तभी हम रिलेटिव प्रोनाउन बोल पाते हैं जब ये अपने एंटीसीडेंट को अपने बाद में यूज़ होने वाली वर्ब के साथ में रिलेट करता है। तो ये जो होम है ये बॉयज़ को रिलेट कर रहा है हैड सीन के साथ में, तो ये जो होम है ये हैड सीन वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और हैड सीन वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो कौन है, ही। और पनिश्ड जो हमने V1 लिखा हुआ है मतलब फर्स्ट वर्ब हमने लिखी हुई है, इसका जो सब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल है और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो बॉयज़ है। और हैड सीन का जो सब्जेक्ट है वो ही है और जो ऑब्जेक्ट है वो होम है। और आप ध्यान से देखो, जब ऑब्जेक्ट हमने होम लिख दिया रिलेटिव प्रोनाउन और इसके साथ में हमने देम भी लिखा हुआ है, तो जब भी हम कोई रिलेटिव प्रोनाउन लिखते हैं अगर वो ऑब्जेक्ट का काम करता है तो उसके साथ में कोई पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे देम जो है वो हमारा गलत हो जाएगा, इसको यहाँ से रिमूव कर दें और ये क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, द प्रिंसिपल पनिश्ड द बॉयज़ whom he had seen shout in the class। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना फोर्थ, दे चेज द मैन हु ब्रोक इनटू देयर हाउस एंड दे सा हिम। अब हमने बच्चे यहाँ पे क्या किया, हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन लिखा जो मैन अपने एंटीसीडेंट को ब्रोक वर्ब के साथ में रिलेट करेगा। और आप ध्यान से देखो तो हमने एंड भी लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो एंड है ये कनेक्ट कर रहा है दो प्रेडिकेट को। प्रेडिकेट क्या होते हैं, विच सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहते हैं उनको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। मतलब जैसे एक सेंटेंस से हमने लिखा ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो क्या है, ही। और ही के बारे में जो मोर इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो क्या है, भाई जो ही है वो क्या कर रहा है, इज़ प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेल रहा है। तो मोर इन्फॉर्मेशन जो वो कौन दे रहा है, इज़ प्लेइंग क्रिकेट, तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट बोलेंगे। मतलब
अगर हम सीधी बात करें तो सब्जेक्ट को छोड़ के सेंटेंस में जो कुछ भी बच जाता है वो सारा का सारा प्रेडिकेट होता है। तो इज प्लेइंग क्रिकेट ये प्रेडिकेट है। और यहाँ पर अगर हम बात करें हु जो है वो सब्जेक्ट है, ब्रोक इनटू देयर हाउस ये जो है ये प्रेडिकेट कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रेडिकेट है ये कनेक्ट हो रहा है किसके साथ में, दे सा हिम के साथ में। अच्छा, अगर हम एंड के साथ में, ध्यान रखना इस बात को, अगर हम एंड के साथ में कभी भी किसी चीज़ को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तो हम तभी कनेक्ट कर पाते हैं जब हमने वहाँ पर कुछ ना कुछ कॉमन लिया हो। तो अगर मैं ब्रोक इनटू देयर हाउस को और दे सा हिम को अगर कनेक्ट कर पा रहा हूँ तो मैं तभी कनेक्ट कर पा रहा हूँ जब हमने यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉमन लिया होगा। तो हमने क्या कॉमन लिया होगा, इन दोनों का जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो हमने कॉमन लिया। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है यहाँ पे, हु। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट है ना ये हमने कॉमन ले रखा है। क्लियर यहाँ तक। अच्छा, अगर ये हमने कॉमन ले रखा है तो आप सेकंड क्वेश्चन देखना एक बार, जैसे हमने लिखा हुआ है दे सा हिम, लास्ट में दे सा हिम, तो यहाँ पर ये जो हिम है ये मैन का काम कर रहा है, मतलब इसका जो इनडायरेक्टली मीनिंग है वो मैन है, और हु का भी जो इनडायरेक्टली मीनिंग है वो मैन है, तो तभी हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। लेकिन हु सब्जेक्ट है और हिम जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो कॉमन हम ले नहीं पाएंगे इस हिसाब से। तो अगर कॉमन नहीं ले पाएंगे तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हिम को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमने रिलेटिव प्रोनाउन कॉमन लेना है तो हिम को सब्जेक्ट बनाएं। अच्छा, किसी भी वर्ब के ऑब्जेक्ट को अगर सब्जेक्ट बनाना पड़े तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम पैसिव वॉइस लिखते हैं, मतलब एक्टिव से पैसिव अगर हम बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो हिम जो है अगर वो सब्जेक्ट बनाना है तो हमें इस वर्ब को पैसिव करना पड़ेगा। अगर पैसिव करेंगे तो यहाँ पे दे सा हिम ये जो सेंटेंस है इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ही वॉज सीन बाय देम। अच्छा, अब ये जो ही है ये सब्जेक्ट बन गया। अगर ये सब्जेक्ट बन गया तो अब ये कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर ये कॉमन आ जाएगा तो इसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, क्योंकि हमने क्या पढ़ा अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि जब भी हम कोई रिलेटिव प्रोनाउन लिखते हैं किसी वर्ब के लिए, अगर वो रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करता है तो उसी वर्ब के लिए हम कोई पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखेंगे। अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम करता है किसी वर्ब के लिए तो उसी वर्ब के लिए कोई पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखा जाएगा। तो अगर हमने सा वर्ब का सब्जेक्ट अगर कॉमन लेना है रिलेटिव प्रोनाउन हु, तो फिर हमें यहाँ पे ही लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ही को भी यहाँ से रिमूव कर दो। ठीक है, तो फिर अब ये कॉमन आ जाएगा ब्रोक वर्ब के लिए भी और वॉज सीन के लिए भी। तो ये क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, दे चेज्ड द मैन हु ब्रोक इनटू देयर हाउस एंड वॉज सीन बाय देम। फिफ्थ क्वेश्चन देखना बच्चों, द मूवी विच वॉन मैनी अवार्ड्स एंड एवरीवन लाइक्ड इट हैज़ बीन डायरेक्टेड बाय रोहित। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें हमने विच जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हुआ है और ये अपने एंटीसीडेंट को रिलेट करेगा अपने बाद में होने वाली वर्ब के साथ में। ठीक है, अच्छा इसका जो एंटीसीडेंट है वो मूवी है, मूवी थिंक है, तो विच जो है वो थिंक के लिए यूज़ होगा। यहाँ तक तो ये क्वेश्चन सही है। अच्छा, अब ये रिलेट करेगा अपने बाद वाली वर्ब के साथ में, तो इसका मतलब ये वॉन मैनी अवार्ड्स जो हमने लिखा हुआ है इसके साथ में मूवी को रिलेट करेगा। लेकिन आगे ध्यान से देखो एंड भी लिखा हुआ है, तो एंड लिखा हुआ तो इसका मतलब ये जो एवरीवन लाइक्ड इट हमने नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है ये वॉन मैनी अवार्ड्स के साथ में कनेक्ट तभी होगा जब विच इनका कॉमन रिलेटिव प्रोनाउन होगा। अच्छा, अगर विच को हम कॉमन लें तो होगा क्या, ये जो वॉन वर्ब है इसका जो सब्जेक्ट है वो विच है। क्लियर, लेकिन ये जो लाइक्ड वर्ब हमने लिखी हुई है इसका जो ऑब्जेक्ट है वो इट है। ठीक है, वॉन वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो विच और लाइक्ड वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो इट है। क्लियर यहाँ तक। अब विच जो है वो किसके लिए यूज हुआ, मूवी के लिए, और इट जो है इसका भी इनडायरेक्टली मीनिंग क्या है, मूवी। तो विच को हम कब कब कॉमन ले पाएंगे, जब ये दोनों जगह सब्जेक्ट होगा। अगर ये इट जो है अगर ये सब्जेक्ट हो जाए तो हम विच को कॉमन ले लेंगे आसानी से, लेकिन इट तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इट को पहले तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और सब्जेक्ट हम तभी बना पाते हैं जब हम उस वर्ब को क्या कर दें, पैसिव कर दें।
तो ये जो एवरीवन लाइक्ड इट लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखो, इट वॉज लाइक्ड बाय एवरीवन। क्लियर। अब ये जो वॉज लाइक्ड हमने वर्ब लिखी हुई है, इसका जो सब्जेक्ट है वो इट हो गया, जो मूवी के लिए यूज हुआ, और वॉन वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो विच हो गया, जो मूवी के लिए यूज हुआ। तो फिर हम अब क्या कर लेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन कॉमन ले लेंगे। अच्छा, कॉमन ले लेंगे तो हमने पढ़ा जब भी हम किसी वर्ब के लिए कोई रिलेटिव प्रोनाउन लिखते हैं तो उस वर्ब के लिए आप कोई भी पर्सनल प्रोनाउन मत लिखो। तो यहाँ पर इट जो है ये हम नहीं लिखेंगे, इसको यहाँ से रिमूव कर दो। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी हम किसी दो वर्ब के लिए रिलेटिव प्रोनाउन लिखते हैं कॉमन लेकर, तो तभी हम कॉमन ले पाएंगे जब दोनों वर्ब्स के या तो वो सब्जेक्ट हों या दोनों वर्ब के ऑब्जेक्ट हों। अगर हम ऐसे कॉमन ले लेंगे कि एक का सब्जेक्ट है एक का ऑब्जेक्ट है, तो कॉमन ले नहीं पाएंगे, वो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, उसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो एक जगह ऑब्जेक्ट है एक जगह सब्जेक्ट है, तो हमें सबसे पहले तो सब्जेक्ट बनाए, या तो दोनों को सब्जेक्ट बना दें या दोनों को ऑब्जेक्ट बना दें। क्लियर। और फिर हम उसको कॉमन लेंगे। अच्छा, फिर सब्जेक्ट बनाने के बाद में अगर हमें दिखाई पड़ रहा है कि उसके साथ भी हमने पर्सनल प्रोनाउन यूज़ कर दिया एक्स्ट्रा, तो फिर वो पर्सनल प्रोनाउन भी यूज़ मत किया करो। तो ये क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, द मूवी विच वॉन मैनी अवार्ड्स एंड द मूवी विच वॉन मैनी अवार्ड्स and was liked by everyone has been directed by रोहित। क्लियर। 6 क्वेश्चन देखना बच्चों, इट इज़ आई हु इज़ रेडी फॉर द ट्रिप। अब हमने यहाँ पे हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन लिखा जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और वो जो सब्जेक्ट है वो किस वर्ब का है, इज वर्ब का, और इसका जो रेफरेंस है वो कौन है, आई। तो ये जो हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन, इसको मैं तभी बोल पा रहा हूँ जब मैं इसके एंटीसीडेंट को, आई को, इसके बाद में यूज़ होने वाली वर्ब के साथ में रिलेट कर दूँ। क्लियर। अब ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, हु, हुम, दैट या विच, इनका अपना कोई नंबर नहीं होता। अगर मैं इनके सिंगुलर प्लूरल की अगर मैं बात करूँ तो इनका कोई नंबर नहीं होता। जैसे मैं बोल रहा हूँ हु इज़ देयर, या फिर मैं बोल रहा हूँ हु आर देयर, तो ये अगर मैं इन दोनों क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन ही सही हैं, क्योंकि हु जो है इनका कोई नंबर नहीं होता, ना ये सिंगुलर होते हैं ना ये प्लूरल होते हैं, ना ही इनका कोई जेंडर होता, मैस्कुलिन फेमिनिन, ठीक है, कॉमन, न्यूटर, कुछ भी नहीं होता। तो अगर हमें मान लो कभी भी इनके बाद में वर्ब यूज़ करनी पड़े, तो वर्ब आप सिंगुलर यूज़ करोगे या प्लूरल यूज़ करोगे, ये कन्फ्यूजन आ जाता है यहाँ पे। तो अगर इनका कोई नंबर नहीं है, इनका कोई जेंडर नहीं है, तो अगर हमें वर्ब यूज़ करनी है तो हम इनके अकॉर्डिंग तो कर नहीं पाएंगे। तो फिर अगर हमें वर्ब यूज़ करनी है तो किन के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, इनके रेफरेंस के अकॉर्डिंग। क्लियर। अगर मैं बोल रहा हूँ हु इज़ देयर, तो इसका मतलब यहाँ पर रेफरेंस जो है वो सिंगुलर है। अगर मैं बोल रहा हूँ हु आर देयर, तो यहाँ पर जो रेफरेंस है वो क्या है, प्लूरल है। तो हम रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं या फिर हमारे जो हु, हुम, ये जो WH वर्ड्स जो होते हैं, अगर हमें इनके लिए कभी कोई वर्ब यूज़ करनी पड़े तो हम इनके रेफरेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। अगर रेफरेंस सिंगुलर है तो सिंगुलर, रेफरेंस प्लूरल है तो प्लूरल। अच्छा, अब जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन में इट इज़ आई हु इज़ रेडी फॉर द ट्रिप, ये जो हु हमने रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हुआ है, तो इसका जो रेफरेंस है वो कौन होगा, इसका एंटीसीडेंट, इसका एंटीसीडेंट है वही रेफरेंस होगा। तो यहाँ पर जो हमने एंटीसीडेंट लिखा हो वो कौन है, आई। तो आई इसका रेफरेंस है। तो आई के लिए आप क्या यूज़ करोगे, इज का यूज़ करोगे या एम का, एम का यूज़ करेंगे। तो फिर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, इट इज़ आई हु एम, यहाँ पे इज नहीं आएगा, यहाँ पे एम आएगा। तो क्लियर। कभी भी ध्यान रखना, कभी भी अगर हम कोई रिलेटिव प्रोनाउन लिखते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आती, इनके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आती है। ठीक है। अगर इसका एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, इसका एंटीसीडेंट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, इसका एंटीसीडेंट आई है तो एम। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों, सचिन इज वन ऑफ द क्रिकेटर्स हु हैज़ स्कोर्ड ए डबल सेंचुरी इन ODI। अब इस क्वेश्चन को आप समझ तो गए होंगे, एक बार मैं फिर करवा भी देता हूँ। अब हमने यहाँ पे जो हु लिखा वो रिलेटिव प्रोनाउन है, और इसका जो एंटीसीडेंट है वो कौन है, क्रिकेटर्स, प्लूरल। अगर इसका एंटीसीडेंट क्रिकेटर्स प्लूरल है तो कुल मिला के रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो वर्ब आएगी वो
रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग नहीं आती, उसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आती है, तो यहाँ पर हैज़ की जगह पर हैव आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों इसी टाइप का, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, गोल्ड इज़ वन ऑफ द मेटल्स दैट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। और एक सेकेंड क्वेश्चन हमने लिखा, mercury इज़ ओनली वन ऑफ द मेटल्स दैट आर फाउंड इन द लिक्विड स्टेट। अब जो इन दोनों क्वेश्चंस में आपको जो डिफरेंस नज़र आ रहा है वो क्या है, हमने जो सेकंड क्वेश्चन लिखा है इसमें हमने एक एडिशनल वर्ड लिखा हुआ है ओनली, और फर्स्ट जो है इसमें हमने नहीं लिखा। तो इस ओनली से क्वेश्चन में क्या डिफरेंस होगा वो हमें समझना है, ठीक है। अच्छा, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा, गोल्ड इज़ वन ऑफ द मेटल्स दैट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी, तो यहाँ पर ये जो गोल्ड है ये बाकी मेटल्स का पार्ट है, ठीक है। और ये जो हमने दैट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी जो लिखा हुआ है, ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट्स जो है वो मेटल के लिए है, मेटल्स जो है उसके लिए है। तो अगर ये मेटल्स के लिए पूरी की पूरी स्टेटमेंट है तो दैट जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, इसका जो एंटीसीडेंट है वो प्लूरल है। अगर इसका एंटीसीडेंट प्लूरल है तो इज नहीं आएगा, यहाँ पे आर आएगा। क्लियर। अब सेकंड में हमने आर ही लिखा हुआ है, भाई हमने लिखा हो ना ओनली वन ऑफ द मेटल्स दैट आर, तो इस हिसाब से आपको ये क्वेश्चन सही नज़र आ रहा होगा। लेकिन ये क्वेश्चन सही नहीं है, क्योंकि ओनली की वजह से क्या हुआ, ओनली जो होता है वो एक्सक्लूजन शो करता है, मतलब एक्सक्लूड कर देता है, बाकियों से अलग कर देता है। अब जो गोल्ड था वो तो क्या था, पार्ट था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ओनली की वजह से क्या हो गया, एक्सक्लूजन हो गया, अब ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारी जो स्टेटमेंट होगी दैट आर फाउंड इन द लिक्विड स्टेट, वो सभी मेटल्स के लिए नहीं होगी, ये सिर्फ किसके लिए यूज़ की गई है, mercury के लिए यूज़ की गई है, ठीक है। और ये किससे पता चला, ओनली से, क्योंकि ओनली ने क्या कर दिया, एक्सक्लूजन शो कर दिया। तो अब अगर हम जो वर्ब लिखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में, अब वो किसके अकॉर्डिंग आ जाएगी, mercury के अकॉर्डिंग आ जाएगी। अब ये सिंगुलर है तो अब यहाँ पर आर की जगह पर इज आ जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर हम ओनली यूज कर रहे हैं वन ऑफ के पहले, तो फिर वहाँ पे आप क्या वर्ब लिखोगे, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट लिखोगे कि वो जो पूरी की पूरी जो स्टेटमेंट है वो किस नाउन के लिए लिखी गई है, ठीक है। और अगर ओनली यूज़ नहीं कर रहे हैं तो फिर आप कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन लिख रहे हो तो उसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाओ, ठीक है। अगर उसका एंटीसीडेंट प्लूरल है तो प्लूरल, सिंगुलर है तो सिंगुलर। तो बच्चों ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के एक अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।